विस्मयजनक लगता है कि स्वामी विवेकानंद एक पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्रिकाएं आरंभ की थीं। उनमें से कई अपनी शताब्दी मनाने के बाद आज भी अबाध गति से चल रही हैं। स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है। किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। किंतु उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का पत्रकारिता का पक्ष प्रायः अज्ञात ही है। कई लोगों को शायद स्वामी जी को एक पत्रकार के रूप में चिन्हित करना हास्यास्पद भी लगे, परंतु ये एक सच्चाई है कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही कम से कम 6 पत्रिकाएं आरंभ की थीं तथा कई अन्य पत्रिकाओं के भी प्रकाशन में सहायता एवं प्रेरणा प्रदान की थी। तरुणावस्था से ही स्वामी जी की पत्रकारिता में रुचि थी। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में उन्होंने श्री रामकृष्ण के ग्रही शिष्य उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय को एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमेरिका जाने के बाद उनमें पत्रिकाओं के प्रवर्तन का विचार और भी प्रबल हुआ था। अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि के बाद पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह की विशाल तरंग उठी थी, स्वामी जी उसका उपयोग श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के प्रचार में करना चाहते थे। बिना किसी समझौते के सत्य का प्रचार, उनके अपने बारे में कुछ संस्थाओं द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार का विरोध, अपने आदर्शों के प्रचार तथा अन्य कई कारणों से उनका मन इस ओर विशेष उन्मुख हुआ था। उन दिनों स्वामी जी का मन पत्र पत्रिकाएं निकालने के विचारों से कितना ओतप्रोत था, इसका कुछ अनुमान उनके पत्रों से हो जाता है। वे केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बंगला, हिंदी तथा अन्य देशी भाषाओं में भी पत्रिकाएं निकालना चाहते थे। 29 सितंबर 1894 को उन्होंने अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को लिखा था, यदि हो सके तो समाचार पत्र और मासिक पत्रिका दोनों ही निकालो। मेरे जो भाई चारों तरफ घूम फिर रहे हैं वे ग्राहक बनाएंगे, मैं भी बहुत ग्राहक बनाऊंगा और बीच बीच में कुछ रुपए भेजूंगा। पल भर के लिए भी विचलित ना होना, सब ठीक हो जाएगा। यद्यपि समाचार पत्र प्रकाशित करने की स्वामी जी की इच्छा कभी फलीभूत न हो पाई, तथापि उनके जीवन काल में तथा बाद में भी उनकी प्रेरणा से देश विदेश में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं तथा हो रही हैं। स्वामी जी ने 25 सितंबर 1894 के दिन अपने एक गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम अत्यंत प्रेरक पत्र में लिखा था, तुम लोगों को एक मासिक पत्रिका का संपादन करना होगा। उसमें आधी बंगला रहेगी और आधी हिंदी, हो सके तो एक अंग्रेजी भी। एक अन्य गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने 1895 में एक पत्र में लिखा था, यज्ञेश्वर बाबू ने मेरठ में कोई सभा स्थापित की है। वे हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सुना है उनकी कोई पत्रिका भी है, काली को वहां भेज दो, अभेदानंद को। वो वहां जाकर यदि हो सके तो एक केंद्र स्थापित करे और जिससे हिंदी में उस पत्रिका का प्रकाशन हो, ऐसा प्रयत्न करे। बीच बीच में मैं कुछ रुपए भेजता रहूंगा। 23 वर्ष हुए पूर्वोक्त लेख स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण संघ के बंगला मुखपत्र उद्बोधन की प्रस्तावना में लिखा था। समन्वय का भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय चेष्टा भी करेगा। समन्वय के पुराने अंकों के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि इसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा हिंदी भाषा से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेख रहा करते थे। समाचारों के लिए अलग स्तंभ था तथा विभिन्न प्रकार की अन्य रोचक सामग्री रहा करती थी, जिससे पत्रिका ने अपने उद्देश्य को पूरा करने में यथार्थ सफलता प्राप्त की थी। किंतु खेद, किन्हीं कारणों से 8 वर्षों बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसके बाद हिंदी के रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा जगत में
कई वर्षों तक अंधकार ही बना रहा, जब तक कि विवेक ज्योति प्रकाशित होकर उसे दूर नहीं कर पाई। सन 1963 ईस्वी में स्वामी आत्मानंद के प्रयत्न से विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा ये हिंदी त्रैमासिक पत्रिका शुरू हुई। उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त करते हुए ये पत्रिका रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सन 1999 ईस्वी से ये मासिक के रूप में निकलने लगी है। आज विवेक ज्योति पत्रिका के करीब 3000 आजीवन गाहक, कुल प्रसार संख्या लगभग 11,250 है और यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। हिंदी जगत के इस अंधकार को दूर करने के लिए एक विवेक दीप का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी से ही प्रेरणा पाकर 1982 ईस्वी से छपरा बिहार से डॉक्टर केदारनाथ लाभ विवेक शिखा नामक हिंदी मासिक निकाल रहे हैं। फिलहाल इसके सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद ये उच्च स्तरीय पत्रिका उत्तरोत्तर लोकप्रियता को प्राप्त हो रही है और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार में महत्वपूर्ण योग दे रही है। स्वामी जी की पत्रिका प्रकाशन की इच्छा को पूरा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनके शिष्य आला सिंगा पेरूमल। धन्य हो आला सिंगा, धन्य हो। इतिहास में आपका नाम अमर रहेगा। स्वामी जी के अग्नि मंत्र युक्त प्रेरणादायी अधिकांश पत्र इन्हीं को संबोधित कर लिखे गए थे। 11 जुलाई 1894 के पत्र में स्वामी जी ने आला सिंगा को चेन्नई से अंग्रेजी में एक पत्रिका प्रकाशित करने की उनकी इच्छा का अनुमोदन करते हुए लिखा, ऐसी व्यवस्था करो कि पत्रिका शीघ्र प्रकाशित हो सके। मैं बीच बीच में लेख भेजता रहूंगा। एक छोटी सी समिति स्थापित करो और उसके मुखपत्र स्वरूप एक नियतकालिक पत्रिका निकालो। तुम उसके संपादक बनो। पत्रिका प्रकाशन तथा प्रारंभिक कार्य के लिए कम से कम कितना व्यय होगा, इसका विवरण मुझे भेजना तथा समिति का नाम एवं पता भी लिखना। इस कार्य के लिए न केवल मैं स्वयं सहायता करूंगा, अपितु यहाँ के और लोगों से भी अधिक से अधिक वार्षिक चंदा भिजवाने की व्यवस्था करूंगा। 6 मई 1895 के पत्र में उन्होंने पत्रिका की आर्थिक सहायता का आश्वासन और अन्य उपयोगी सुझाव भी दिए। वत्स, अब एक काम करो। 1 माह के भीतर ही मैं पत्रिका के लिए कुछ धन भेज सकूंगा। किसी से भिक्षा मत मांगो। मैं अपने मस्तिष्क और बाहुबल से ही सब करूंगा। पत्रिका को बकवादी नहीं बल्कि शांत, स्थिर तथा उच्च आदर्श युक्त होना चाहिए। उत्तम और नियमित रूप से लिखने वाले लेखकों का दल ढूंढ लो। 1 माह के भीतर ही स्वामी जी ने पत्रिका हेतु धन भिजवाया। 28 मई 1895 को उन्होंने आला सिंगा को लिखा, इस पत्र के साथ मैं $100 भेज रहा हूं। आशा है इसके द्वारा पत्र प्रकाशन में तुम्हें कुछ सहायता मिलेगी। फिर क्रमशः कुछ और भी सहायता कर सकूंगा। इतने पर भी जब आला सिंगा पत्रिका प्रकाशित करने में विलंब करने लगे, तब स्वामी जी ने 1 जुलाई 1895 को पुनः लिखा, तुम जल्दी पत्रिका प्रकाशित कर डालो। जैसे भी हो, मैं बहुत शीघ्र तुम लोगों को और रुपए भेज रहा हूं तथा बीच बीच में भेजता रहूंगा। कार्य करते चलो, अपने देश के लिए कुछ करो, इससे वे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। आला सिंगा ने चेन्नई के अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस पत्रिका का नाम ब्रह्मवादिन तथा ध्येय वाक्य एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती रखा। स्वामी जी ने इसका अनुमोदन करते हुए तथा उत्साह देते हुए 30 जुलाई 1895 के पत्र में आला सिंगा को लिखा, तुमने ठीक किया है। नाम तथा ध्येय वाक्य दोनों ही ठीक हैं। तुम्हारे पत्र के लिए सन्यासी का गीत ही मेरा पहला लेख है। निरुत्साहित न होना और अपने गुरु तथा ईश्वर में विश्वास न खोना। हे साहसी बालकों, कार्य करते रहो। पर इतना सब होने पर भी जब पत्रिका नहीं निकली तो स्वामी जी अधीर हो उठे। 4 अक्टूबर 1895 को ब्रह्मानंद जी के नाम एक पत्र में उन्होंने लिखा, जान पड़ता है
चेन्नई वाले पत्रिका नहीं निकाल सके। उनमें व्यवहार कुशलता जरा भी नहीं है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। स्वामी जी को क्या मालूम कि इस बीच 14 सितंबर को पाक्षिक ब्रह्मवादिन का पहला अंक प्रकाशित हो चुका था और उस समय वो पत्रिका जहाज में यात्रा कर स्वामी जी को प्राप्त हुई। 24 अक्टूबर को उन्होंने आला सिंगा को लिखा, ब्रह्मवादिन के 2 अंक मिले, बहुत अच्छा, इसी प्रकार किए जाओ। पत्रिका के मुखपृष्ठ को कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करो और संक्षिप्त संपादकीय मंतव्यों की भाषा को कुछ सरल किंतु भावों को उज्जवल करने का प्रयत्न करो। क्लिष्ट भाषा और छंदों को केवल मुख्य लेखों के लिए रख छोड़ो। स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि सदा ब्रह्मवादिन की ओर थी। अनेक पत्रों के द्वारा उन्होंने पत्रिका के बारे में व्यवहारिक सुझाव दिए, आर्थिक सहायता भेजी और अपने मित्रों को इसकी सदस्यता के लिए अनुरोध भी किया। 6 अगस्त 1896 को स्वामी जी ने आला सिंगा को उत्साहित करते हुए स्विट्जरलैंड से लिखा, तुम्हारे पत्र ब्रह्मवादिन की आर्थिक दुर्दशा का समाचार मिला। लंदन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूंगा। अपनी गति धीमी न करना, पत्र का प्रकाशन जारी रखना, डरने की कोई बात नहीं, महान कार्य संपन्न होंगे। वत्स, साहस का अवलंबन करो। ब्रह्मवादिन एक रत्न है, इसे कभी भी नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। यह ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है। हम भी वैसा ही करेंगे। कार्य करते रहो। तुम्हारी सहायता के लिए प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यह जानकर कि ब्रह्मवादिन की सफलता से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इस पत्रिका को अपना इष्ट देव बना लो और तब देखोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिल रही है। 1 वर्ष तक ब्रह्मवादिन को पाक्षिक रूप में प्रकाशित करने के बाद आला सिंगा ने उसे मासिक पत्रिका में बदलना चाहा, पर स्वामी जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 22 सितंबर 1896 के पत्र में उन्होंने आला सिंगा को लिखा, प्रचुर लेखों द्वारा पत्रिका का आकार बड़ा कर सकोगे। ऐसा भरोसा यदि ना हो तो उसे अभी मासिक पत्रिका के रूप में रूपांतरित करना मुझे उचित नहीं लगता। अब तक तो पत्रिका का आकार या लेख आशा अनुरूप नहीं है। अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है जो छुआ तक नहीं गया है, और वो है तुलसीदास, कबीर, नानक तथा दक्षिण भारत के संतों के जीवन चरित्र। और ये जीवन चरित्र विद्वतापूर्ण तथा अच्छे ढंग से लिखे जाने चाहिए, न कि ऐसे ही मामूली तौर से अव्यवस्थित से। किंतु कुछ काल बाद ये पत्रिका मासिक में परिणत हो गई और आला सिंगा की मृत्यु के बाद सन 1914 में बंद भी हो गई। ये है ब्रह्मवादिन की जीवन कथा। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी इसकी प्रशंसा की थी। 20 फरवरी 1896 के मद्रास टाइम्स नामक संवाद पत्र ने मत दिया था, दार्शनिक हिंदू धर्म का विद्वतापूर्ण भाष्य करने वाली है और साहित्यिक गरिमा से युक्त है। हाल ही में कई विद्वानों से इसे प्रशंसा मिली है, जिनमें प्रोफेसर मैक्स म्यूलर का नाम उल्लेखनीय है। मद्रास मेल 7 जुलाई 1902 इसे भारत की अग्रणी पत्रिका के रूप में मान्य करते हुए लिखा था, मद्रास की ब्रह्मवादिन पत्रिका के पीछे स्वामी विवेकानंद का हाथ था। ये वेदांत की प्रबुद्ध व्याख्या करने वाली भारत की अग्रणी पत्रिका है। ब्रह्मवादिन पत्रिका का स्तर इतना ऊंचा था कि भारत या विदेश की आम जनता में इसका लोकप्रिय होना कठिन था। अत्यंत पांडित्यपूर्ण लेख, क्लिष्ट भाषा, संस्कृत का अत्यधिक प्रयोग आदि के बारे में आला सिंगा को सतर्क करते हुए स्वामी जी ने 23 मार्च 1896 को लिखा, मेरी सफलता का कारण मेरी लोकप्रिय शैली है। एक आचार्य की महानता उसकी सरल भाषा में होती है।
मैं तुम लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मवादिन इतना अधिक विशेषज्ञ प्रिय बन चुका है कि यहां पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने की आशा नहीं है। किसी मत विशेष का समर्थन भी किया जा रहा हो, ऐसी एक भी बात उसके संपादकीय में नहीं होनी चाहिए। अतः आला सिंगा तथा उनके मित्र नजुंदा राव एवं अन्य मद्रासी मित्रों ने मिलकर जनसाधारण, विशेषकर युवा वर्ग के लिए अन्य अंग्रेजी पत्रिका निकालने का विचार किया। स्वामी जी ने 14 अप्रैल 1896 को डॉक्टर नजुंदा राव को एक अत्यंत प्रेरणादायी पत्र में लिखा था। लड़कों के लिए पत्रिका प्रकाशित करने का जो तुम विचार कर रहे हो, उससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है और मैं उसकी सहायता करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। इसमें स्वाधीनता होनी चाहिए। ब्रह्मवादिन पत्रिका पद्धति का अनुसरण करो। केवल तुम्हारी पत्रिका की लेखन शैली तथा विषय उससे अधिक लोकप्रिय होने चाहिए। उदाहरणार्थ, संस्कृत साहित्य की बिखरी हुई अद्भुत कहानियों को ले लो। उन्हें फिर से लोकप्रिय ढंग से लिखने का यह इतना बड़ा सुअवसर है कि जिसके महत्व को तुम सपने में भी नहीं समझ सकते। ब्रह्मवादिन शुरू होने के 10 माह बाद ही प्रबुद्ध भारत नाम से उक्त पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया। यह नाम संभवतः स्वामी जी का ही दिया हुआ था। स्वामी जी कई पत्रों द्वारा इस पत्रिका के लिए व्यवहारिक सुझाव तथा प्रेरणा देते रहे। 26 अगस्त 1896 को उन्होंने डॉक्टर नंजुदा राव को लिखा, जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। इस समय इस पत्रिका को अपना ईश्वर बना लो और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। विद्वान युवक राजम अय्यर के संपादन में यह पत्रिका 1 वर्ष में भारत की सर्वाधिक प्रचारित मासिक पत्रिका हो गई। प्रथम वर्ष के अंत में इसके 3,500 ग्राहक थे। चारों ओर से काफी प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद प्रारंभ होने के ठीक 2 वर्ष बाद ही, यानी जून 1898 ईस्वी में इसके संपादकीय में लिखा गया, विदाई। कारण विद्वान संपादक श्री राजम अय्यर का आकस्मिक निधन। किंतु 2 माह के भीतर ही इसे नवीन उत्साह से पुनः प्रकाशित किया गया। इस बार रामकृष्ण मिशन के मुखपत्र के रूप में, क्योंकि इस बीच स्वामी विवेकानंद ने विदेश से भारत लौटकर सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित ये पत्रिका आज 100 वर्ष बाद भी देश भर में धर्म तथा दर्शन संबंधी श्रेष्ठ अंग्रेजी पत्रिका मानी जाती है। फिलहाल इसके लगभग 7,000 वार्षिक तथा 800 आजीवन सदस्य हैं। ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत के अलावा भी कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रवर्तन स्वामी जी के द्वारा इंग्लैंड तथा अमेरिका से हुआ था। इंग्लैंड में वेदांत पर यह पत्रिका कब, किस नाम से, कितने समय तक प्रकाशित हुई थी, इसकी ठीक जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, परंतु प्रकाशित अवश्य हुई थी। अमेरिका में भी स्वामी जी गुडविन की सहायता से एक मासिक पत्र निकालना चाहते थे। 5 जून 1896 को उन्होंने श्रीमती ओली बुल को लंदन से लिखा था, गुडविन अमेरिका से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के संबंध में तुम्हें इस डाक से एक पत्र भेज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्य को जारी रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन करना आवश्यक है। जिस रूप से वो कार्य करना चाहता है, मैं भी उसी रूप से उसमें सहायता प्रदान करने की यथासाध्य चेष्टा करूंगा। रामकृष्ण मठ के लंदन केंद्र द्वारा इंग्लैंड से भी सन 1952 में एक अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिका वेदांत फॉर ईस्ट एंड वेस्ट प्रकाशित हो रही है, जो आज भी काफी लोकप्रिय है। अमेरिका के सिएटल नगर में स्थित वेदांत समिति द्वारा 1996 ईस्वी में ग्लोबल वेदांत नाम से एक नई त्रैमासिक पत्रिका आरंभ की गई है। रामकृष्ण मठ के फ्रांस स्थित केंद्र ग्रेड्स पेरिस से सन 1962 से वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका फ्रेंच में प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकार रामकृष्ण मठ के जापान स्थित केंद्र द्वारा
जापानी भाषा में एक द्विमासिक फुमेत्सु नो कोताबा अर्थात सार्वभौमिक संदेश निकाली जा रही है। जर्मन भाषा में भी वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका सन 1978 से प्रकाशित हो रही है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि कई देशों से विभिन्न भाषाओं में वेदांत संबंधी पत्रिकाएं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित होकर निकल रही हैं। श्री हरमोहन मित्र कई पुस्तकों के प्रकाशक, मास्टर महाशय श्री महेंद्र नाथ गुप्त, श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक, श्री जी.सी. घोष बंगाल के प्रख्यात कवि तथा नाटककार, श्री रामकृष्ण के ये सभी अंतरंगग्रही शिष्यगण एक पत्रिका निकालने में सक्षम थे। वैसे ही स्वामी जी के गुरु भाई काली महाराज स्वामी अभेदानंद, हरि महाराज स्वामी तुरायानंद तथा शरत महाराज स्वामी शारदानंद भी इस कार्य के लिए समर्थ थे। ये तीनों वेदांत प्रचार के लिए विदेश भी गए। इन सभी से निराश हो जाने पर स्वामी जी ने अपना ध्यान अंग्रेजी पत्रिकाओं पर केंद्रित किया। इस बीच अप्रत्याशित रूप से एक युवक पर पत्रिका का भूत सवार हुआ। वे थे स्वामी जी के गुरु भाई शारदा प्रसन्न स्वामी त्रिगुणातीतांत। अपनी कम उम्र के कारण इस प्रकार के कार्य के लिए वे गणना में ही नहीं थे। अतः जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों के समीप पत्रिका निकालने का अपना निश्चय व्यक्त किया, तब उन लोगों ने इसे हंसकर उड़ा दिया। तथापि हिम्मत न हार उन्होंने स्वामी जी की प्रसन्नता का अनुमान हम सहज ही कर सकते हैं। उन्होंने तत्काल स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा, शारदा बंगाल में पत्रिका निकालने की बात कर रहा है। अपनी पूरी शक्ति के साथ इसमें मदद देना यह कोई बुरा विचार नहीं है। किसी को उसकी योजनाओं में निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। पत्रिका के बारे में तुम्हारा विचार अति उत्तम है। पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, कोई चिंता मत करो। तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं 500 रुपए तत्काल भेज दूंगा। ईसाई तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं। अब तुम्हें भी अपने ग्राहकों की समस्या है। इसका एकमात्र उपाय है कि तुम विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहो। जहां कभी भी बंगला भाषा का प्रचलन हो, वहां पर लोगों के माथे पत्रिका मढ़ देना। पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। आगे बढ़े चलो। शशि, शरद, काली आदि अब सब कोई अध्ययन कर लिखने में जुट जाएं। बैठे बैठे क्या हो सकता है? तुमने बहुत बहादुरी की है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूदकर सबसे आगे पहुंच जाओगे। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। तूफान मचा दो, तूफान। किसी को चीन भेज दो, किसी को जापान। यह कार्य गृहस्थी द्वारा नहीं हो सकता। सन्यासियों को हुंकार के साथ गरजना होगा, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। इसके बाद स्वामी जी कई पत्रों द्वारा पत्रिका के प्रकाशन के लिए जोर देते रहे, पर पत्र पत्रिका का प्रकाशन पिछड़ता ही रहा। मूल कारण था अर्थाभाव। तब स्वामी जी ने मिस मैक्लाउड से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा, कोलकाता से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा। यदि तुम पत्रिका चालू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूंगा। ऐसा लगता है कि मिस मैक्लाउड इसके लिए सहर्ष राजी हुई थी, क्योंकि 20 मई 1898 को स्वामी जी ने कुछ रुपए भेजकर स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा, पत्रिका के लिए अर्थ संग्रह की चेष्टा हो रही है। 1200 रुपए पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं उनको उसी कार्य के लिए रख देना। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 17 जुलाई 1898 को स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी को पुनः लिखा, तुमने जो लिखा है उसमें मेरा वक्तव्य इतना ही है कि बंगला भाषा में पत्रिका को आत्मनिर्भर बनाना कठिन है, किंतु यदि सब मिलकर घर घर जाकर ग्राहक बनाएं तो ऐसा करना संभव है। इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना। बेचारा शारदा
एक बार निराश हो चुका है। जो व्यक्ति इतना कर्मठ और निस्वार्थ हो, उसके लिए यदि 1000 रुपए पर पानी भी फिर जाए तो क्या नुकसान है। अंततः उद्बोधन के नाम से जनवरी 1899 के बंगाब्द 1305 के 1 माघ को पत्रिका प्रकाशित हुई। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त 1000 रुपए के अतिरिक्त 1000 रुपए श्री हरमोहन मित्र से ऋण के रूप में लिए गए थे और पत्रिका दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई। प्रारंभ होने के 10 वर्ष के बाद से आज तक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका का नाम स्वामी जी ने ही दिया था और उसकी उन्नति के लिए अनेकानेक आशीर्वाद दिए थे। इसकी प्रस्तावना भी स्वामी जी ने ही लिखी थी तथा समय समय पर इसमें कई लेख भी लिखे थे। स्वामी जी इस पत्रिका से कितना प्रेम करते थे, इसका कुछ अनुमान श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती से हुए उनके वार्तालाप को पढ़कर होता है। इस वार्तालाप से ये भी पता चलता है कि स्वामी जी के इस पत्रिका की सफलता, उसकी भाषा तथा उद्देश्य के बारे में क्या विचार थे। अतः इसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा। उद्बंधन देखा है? कैसे? अरे, इस पत्र के भाव भाषा सभी कुछ नए ढांचे में गढ़ने होंगे। कैसे? श्री रामकृष्ण का भाव तो सबको देना ही होगा, साथ ही बंगला भाषा में नया जोश लाना होगा। उदाहरणार्थ, बार बार केवल क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है। विशेषण देकर क्रियापदों का प्रयोग घटा देना होगा। तू ऐसी भाषा में निबंध लिखना शुरू कर दे। पहले मुझे दिखाकर फिर उद्बोधन में प्रकाशित होने के लिए भेजते जाना। महाराज, यह पत्र हर 15 दिन के बाद प्रकाशित होगा। हमारी इच्छा है कि यह साप्ताहिक हो जाए। यह तो ठीक है, परंतु उतना धन कहाँ है? श्री रामकृष्ण की इच्छा से यदि रुपए की व्यवस्था हो गई तो कुछ समय पश्चात इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियां छापकर कोलकाता की गली गली में बिना मूल्य बांटी जा सकती हैं। स्वामी विवेकानंद जी की पत्रकारिता के बारे में हम अगली कड़ी में कुछ और बातें करेंगे। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक